बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 अप्रैल है। हम बहुत अरसे से पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुसल्लह अफवाज को ये नसीहत करते आ रहे हैं कि भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन एक साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की। कम अज़ कम $100 अरब का असलहा खरीदा। S-400 सिस्टम से लेकर राफेल एयरक्राफ्ट और पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीद कर, और उसमें इसको इसराइल और अमेरिकन की और यूरोपियन यूनियन की पूरी मदद हासिल थी और रूस से भी वो असलहा खरीद रहा था। और अब तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। अगले साल भारत में इलेक्शंस हैं। उनके पास भी अब 6-7 महीने रह गए हैं जिसमें उनको कोई बहुत बड़ा कारनामा करना है इलेक्शन जीतने के लिए। मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय हिंदू गवर्नर था उसने ये बात अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में कही है कि पुलवामा खुद मोदी ने करवाया था, क्योंकि उनको इलेक्शन जीतने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत थी और उसके जवाब में उन्होंने बालाकोट पर हमला किया और यह दिखाया कि जैसे हम पाकिस्तान को घर में घुस कर मारने के काबिल हैं, और इसके नतीजे में वो इलेक्शन जीते। मगर हमारी जवाबी कार्रवाई से उनको 2 तैयारे गिरे, नुकसान हुआ, जिल्लत उठानी पड़ी। उसके बावजूद आपने देखा कि अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए उन्होंने अभिनंदन को अपना वीर चक्कर सबसे बड़ा मेडल भी दिया और ये तासुर दिया कि जैसे ये बड़े दलेर हैं और पाकिस्तान का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। मगर जाहिर है कि वो इनके लिए एक बहुत बड़ी जिल्लत थी। मगर अब जो इलेक्शन 2024 में आ रहा है इसमें नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी पार्टी ने दोबारा हुकूमत बनानी है और इसके लिए इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कामयाबी अब बालाकोट की तरह सिर्फ अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर। लिहाजा इनके इलेक्शन में भी अब 6-7 महीने 8 महीने इनके पास विंडो है कि जिसमें इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है। और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के, तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। मगर मसला इनका यह है कि जब इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट किया कश्मीर में, वो ये समझ रहे थे कि उस वक्त पाकिस्तान कोई ना कोई जंगी कार्रवाई करेगा, शायद एक लिमिटेड वॉर करे मकबूजा कश्मीर में। उससे पहले भी 370 को वायलेट करने से पहले भी इन्होंने बड़ी पैमाने पर जंगी तैयारियां की। फौज को इन्होंने भेजा मकबूजा कश्मीर में, बिल्कुल तैयार थे, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हुए थे। LOC पे झड़पें शुरू कर दी इन्होंने ताकि पाकिस्तान आर्मी को पीछे करके धकेला जा सके, पाकिस्तान आर्मी आगे हमले ना करे। मगर यहां पे चूंकि हुकूमत इमरान की थी, शाह महमूद कुरैशी ने बात शुरू करने से ही पहले कह दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। इमरान ने कहा क्या मैं हमला कर दूं, जो कश्मीरियों की मदद करेगा गद्दारी करेगा, मतलब बाजवा डॉक्ट्राइन। वो जो उस वक्त हुकूमत के सारे एलिमेंट्स थे उन्होंने एक्चुअली अपनी बुजदली और बेगैरती से मोदी को भी हैरान कर दिया। वो इंडियंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी बेगैरती इतनी बेशर्मी यहां दिखाई जाएगी कि पूरा कश्मीर 1 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिलैटरली इन्होंने सारे मुआहदे खत्म करके गसब कर लिया और पाकिस्तान ने सिर्फ सड़क का नाम बदला। मतलब अनबिलीवेबल। इससे ये तारीख में लिखी जाएगी बेगैरती जो उस वक्त की हुकूमत ने दिखाई। उससे इनको अंदाजा हो गया मोदी को कि ये लड़ने वाले नहीं है। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है यहाँ पे, और उस वक्त बाजवा डॉक्ट्रिन थी, बाजवा और फैज दोनों, ये 100 साल उसके बाद इन्होंने आगे बढ़कर भारत से 100 साल के अमन करने की बात करती, सीज फायर पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर कर दिया। तो आपने बेसिकली भारत को पूरा मैदान दे दिया कि तुम जो चाहते हो करते फिरो। अब जब उनको कॉन्फिडेंस हो गया उन्होंने फिर जाहिर है वेपन एक्विजिशन, हथियारों की तरबियत, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट की सप्लाई, पैसा खर्चना शुरू किया। $100 अरब खर्चा पिछले 2 साल में इन्होंने।
अब उनकी जंगी तैयारियां मुकम्मल है, इलेक्शन भी सर पे आ गया। तो इन्होंने पूरी दुनिया की ताईद और हिमायत हासिल करनी है पाकिस्तान पर जंग करने से पहले, और दुनिया को यह दिखाना है कि फसाद असल में सारा पाकिस्तान शुरू करता है। मशरकी पाकिस्तान में भी जब इन्होंने हमला किया था पाकिस्तान पर, उससे पहले 8-9 महीने जब पाकिस्तान आर्मी मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही थी, तो ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी बंगालियों का जेनोसाइड कर रही है। और वो जेनोसाइड जो मुक्ति बाहिनी कर रही थी मुसलमानों और पाकिस्तानियों और बंगालियों का, उसका जाहिर है कि कहीं कोई जिक्र था नहीं। ये क्योंकि बड़ी बड़ी जंगें ये सिर्फ झूठ बोल के डिसइंफॉर्मेशन पे, प्रोपेगेंडा पे, साइकोलॉजिकल वॉर पर जीतते हैं। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के और कौम के दरमियान फर्क पैदा किया मशरकी पाकिस्तान में, आज वो सारा काम ये मगरबी पाकिस्तान में कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। पाकिस्तान आर्मी के जो मजाक बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो बेइज्जत किया जा रहा है हमारे अफसरों और जवानों को, जो सियासी जमातें इक़्तिदार की खातिर वो काम कर रही हैं, जो भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने हजारों बंदे फारिग कर दिए लिटरली, यार तुम आराम से बैठ जाओ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली पीटीआई इस वक्त इंडियन इंटेलिजेंस का काम कर रही है। आदिल राजा बाहर बिठाया हुआ है, हैदर मेहदी, जमायमा, ये सारा ग्रुप गैंग जो है। अब ये बकवास करने का फायदा नहीं है इमरान का कि आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी मेरी है और ये आर्मी को, मेरी मुल्क को आर्मी की ज्यादा जरूरत है और मेरी जरूरत नहीं है, आर्मी ना होती तो मुल्क तबाह हो जाता। ये सियासी मुनाफकत है जो हमारे सारे सियासतदान करते हैं। मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला जो हिंदुओं का मुहावरा है। एक तरफ आपने अपने सारे कुत्ते लॉन्च किए हुए हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी को बेइज्जत करने के लिए। अमेरिका से लेकर यूरोप में जहां जहां आपकी प्रोटेस्ट रैलीज होती हैं, वहां पर आप पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को और पाकिस्तान आर्मी को गालियां बकते हैं। जमीन पे उनके पोस्टर्स रख के उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं के साथ मिलकर और इसराइली और कादियानियों के साथ मिलकर आप कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर एक चूंकि अब अंडर प्रेशर आ गए, घेरे में आ गए, तो बयान देते हैं कि जी आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डैमेज हो चुका है। अब जो मशरकी पाकिस्तान में जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बंगाली लोगों को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ किया गया, इंडियन आर्मी ने यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी के पहन के, चूंकि ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और वो बंगाली रेजिमेंट जो बगावत करके गई थी, जाहिर है उनके पास सारा पाकिस्तान आर्मी का इक्विपमेंट था, वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स थी जो छोड़ के चली गई थी। अब वो जाके जब कत्लेआम करती हैं पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में, तो प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जी पाकिस्तान आर्मी बंदों को मार रही है, हालांकि वो पाकिस्तान आर्मी की वो रेजिमेंट्स थी जो बगावत करके इंडियन से जाके मिल गई थी, बंगालियों की। सो बहुत गंदी प्रोपेगेंडा वॉर थी, और आम आदमी में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो इसको समझ सके। उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था, खबरें वही निकलती थी जो बहुत ही कंट्रोल्ड प्रिंटेड प्रेस से या बीबीसी टाइप न्यूज एजेंसी से निकलती थी, और जाहिर है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ थे। तो अब सूरत हाल ये हो गई कि जिस भारत की तैयारियां मुकम्मल है, पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल इस वक्त इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान में क़यादत है ही नहीं। लिटरली तमाम सियासतदान आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, तमाम इदारे कोलैप्स हो चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी खड़ी है और वो शदीद अंडर प्रेशर है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अंडर प्रेशर है, सियासतदानों की जानिब से भी। अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में डीजी आईएसआई, डीजीएमआई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी डिफेंस ने जाके चीफ जस्टिस को एग्जैक्टली यही बात समझाई कि जी इंडिया की जंगी तैयारियां बिल्कुल हमारी सरहदों पर हैं, दहशतगर्दी इस वक्त उरूज पे हो चुकी है, हम मगरबी सरहदों पे एक मरतबा फिर हमें जंग करनी पड़ी है, क्योंकि बाजवा डॉक्ट्रिन और इमरान की डॉक्ट्रिन के तहत हजारों दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद कर लिया गया। अब इंडिया बिल्कुल किसी भी वक्त दाखिल होने के लिए तैयार है। तो इस वक्त हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हम 1,00,000 1,50,000 फौजी इलेक्शन ड्यूटी के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिल्कुल किसी भी लम्हे इंडिया दाखिल हो सकता है। ये सारी खुफिया इंटेलिजेंस थी जो चीफ जस्टिस को दी गई। लोगों ने तमाशा मचाना शुरू कर दिया कि जी जो आर्मी इलेक्शन नहीं करा सकती वो मुल्क का क्या दिफा करेगी। कमीने आदमी की दुम नहीं निकली होती, उसकी जबान से पता लगता है वो कमीना है। और इन कमीनों ने यही बकवास शुरू कर दी, क्योंकि मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे होता हूं, मुझे पता है ये किस किस्म की लैंग्वेज कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन से ग्रुप, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। ये बकवास शुरू कर दी उन्होंने कि जी ये तो एक इलेक्शन नहीं करा सकते, जंग क्या करेंगे, और गजवा हिंद तो इनसे क्या लड़े जाना है। आज 21 अप्रैल को एक चंद घंटे पहले एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से यह थी कि पाकिस्तान को इल्जाम दिया जाए कि पाकिस्तान ने जारहाना कदम पहले उठाया है, पाकिस्तान ने या दहशतगर्दी की है या इंडिया पे हमला किया है। इसके लिए वो बार बार हमें प्रोवोक कर रहे थे, हमें बार बार दीवार से लगा रहे थे। आर्टिकल 370 तो वायलेट कर ही दिया था उन्होंने। दो काम इन्होंने और किए, एक उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया कि अप्रैल के आखिर में हम इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं।
मतलब अंदाजा करें कि वो ट्रीटी जो 1960 में लिखी गई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के दरिया आज तक चल रहे हैं और हम डैम बना सके और हमने दरिया अपने यहाँ बनाए और नहरें बनाई, उस ट्रीटी को ये यूनिलैटरली जिस तरह उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया बगैर किसी से पूछे, बस हमारा दिल चाह रहा है कश्मीर अब से हमारा हो गया, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें खत्म, इसी तरह इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म करने का फैसला करके हमें नोटिस दे दिया कि जी आप 3 महीने में जवाब दें वरना खत्म। और जाहिर हमारी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में वो खत्म हो जाएगा नोटिस पीरियड, और इंडिया फिर यूनिलैटरली, अब जाहिर है जब इंडिया यूनिलैटरली खत्म कर देगा तो आप क्या करेंगे? दुनिया का हर मुल्क ये तवक्को करता है कि कोई भी गैरतमंद मुल्क होगा वो जंग की धमकी देगा। जाहिर आप हमारे दरिया बंद कर दें तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, हम सड़क दूसरी सड़क का नाम तब्दील कर दें, सर पे बाल्टी रख के घूमे, मतलब क्या करें? फिर हम कुछ ना कुछ तो करना है ना किसी मुल्क को। तो इंडिया को ये यकीन नहीं है कि ये लोग फिर भी कुछ करेंगे। उनको मतलब वो कश्मीर जब उन्होंने हड़प कर लिया तो वो तवक्को कर रहे थे कि हम एक्चुअली जंग करेंगे, मगर हमारी कमाल की बेगैरती पे हमारा दुश्मन भी हैरान हो गया। अब इंडियंस आर नॉट श्योर कि हम क्या करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप कंफ्यूज्ड है, पाकिस्तान जंग करेगा नहीं करेगा, भूखा प्यासा मर जाएगा उल्टा गिर के कि जी पानी नहीं आ रहा अब क्या करें, हम रिस्पॉन्स क्या होगा? इंडिया इज नॉट सो श्योर। लेकिन उसको यह अंदाजा है कि यार ये खुद से कभी भी आगे बढ़कर हमला नहीं करेंगे। सो दूसरी प्रोवोकेशन उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जी हम G20 की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। अब जाहिर है ये बहुत बड़ी जिल्लत है हमारे लिए, उन्होंने बहुत मुंह जोर से पाकिस्तान की जानिब एक चैलेंज फेंका है। आपने देखा दुनिया के सारे मुल्क जो हैं वो इसराइल से अगर सिफारती ताल्लुकात रखते भी हैं तो अपनी एम्बेसी को तल अवीव में रखते हैं, बैतुल मक़दस शरीफ में नहीं रखते। और इसराइल तो शोर मचा रहा है अपने तमाम दोस्तों से कि अगर तुम हमसे हमारे दोस्त हो तो अपनी एम्बेसी को बैतुल मक़दस में मूव करो। क्यों? क्योंकि बैतुल मक़दस एक डिस्प्यूटेड लैंड है। बैतुल मक़दस शरीफ पे इन्होंने एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत ये बैतुल मक़दस जो है वो फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए। अगर 2 रियासती सोल्यूशन निकलता भी है जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीर पर है, तो बैतुल मक़दस फ़लस्तीनियों के पास जाएगा। इसराइल कहता है नहीं, बैतुल मक़दस को हम अपना कैपिटल बनाएंगे, इसराइल का कैपिटल बनाएंगे। इसलिए अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, इन सब 2-4 मुल्कों ने अपनी एम्बेसीज वहां शिफ्ट कर दी। बाकी बहुत सारे मुल्क नहीं कर रहे कि जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे जब आप अपना सिफारत खाना शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने उसको तस्लीम कर लिया है कि अब ये डिस्प्यूटेड नहीं है, और जिस मुल्क के लिए आपने सिफारत खाना भेजा है अब ये उस मुल्क की मलकियत है। बहुत बड़ा मैसेज होता है ये। इसलिए अब इंडिया क्या कर रहा है कि G20 बड़े बड़े मुल्कों की कॉन्फ्रेंस कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में। उसका मकसद उसका यह है कि अगर जो मुल्क अटेंड करेगा उस कॉन्फ्रेंस को वो ये मैसेज दे देगा इंडिया को और दुनिया को कि उस मुल्क ने तस्लीम कर लिया है कि मकबूजा कश्मीर अब भारत का अटूट अंग है और भारत का कब्जा इस पे जायज है और पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट खत्म हो गया। अब जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। अब इसके साथ साथ अगले हफ्ते कुछ दिन में SCO की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। SCO चाइनीज ब्लॉक है, चाइना ने बनाया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका इजलास भी इंडिया में हो रहा है। अब ये 2 बड़े इजलास मई में इंडिया में होने जा रहे हैं। तो आज 12-14 घंटा पहले इंडिया ने क्या किया कि एक इनके ट्रक में, मकबूजा कश्मीर में पुंछ के पास इनका एक फौजी ट्रक जा रहा था जिसमें सारे 6 सिपाही बैठे हुए थे। उस ट्रक में प्रॉब्ली फॉस्फोरस था, क्योंकि फॉस्फोरस बजात अगर उसको हवा लग जाए या एक्सपोजर हो जाए उसका तो भड़क के उसमें आग लग जाती है। उसमें आग लग गई, और आग लगी तो जाहिर है जो सिपाही बैठे हुए थे, फास्फोरस के जख्म बहुत खतरनाक होते हैं। आसमान ने देखा होगा आपने, इसराइल इस्तेमाल करता है फ़लस्तीनियों पे, आसमान से फास्फोरस बम गिराता है, सफेद रंग के शोले गिर रहे होते हैं, तो वो जिस्म पे जहां भी टच करे बुरी तरह से उसको जला देता है। ये फौजें इस्तेमाल करती हैं फास्फोरस बम जगह आग लगाने के लिए, और मुझे मालूम है कि इवन जब ये मूव किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत एहतियात करके, क्योंकि जरा सा झटका लगे या जन को जरा सी गर्मी लगे या फ्रिक्शन हो तो ये भड़क के इनको आग लग जाती है। बड़ा वोलेटाइल होता है ये। तो फास्फोरस बम प्रॉब्ली वहां पर उस गाड़ी के अंदर थे, या उसमें पेट्रोल था या फास्फोरस बम था, जो भी था। कि उन्होंने सिगरेट फेंकी किसी ने, उस गाड़ी के अंदर आग लग गई। गाड़ी में जब आग लगी तो सारे जल के मर गए। अब जाहिर है कि वो उस पर किसी ने हमला नहीं किया, क्योंकि राजनाथ सिंह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसकी पहली ट्वीट आई थोड़ी देर के बाद कि जो बड़ा अफसोस है, एक हादसा हो गया एक्सीडेंटल, और उसके अंदर। लेकिन इमीडिएटली इन हिंदुओं ने ये रियलाइज किया कि यार ये कितना बड़ा हादसा हो गया है, सिख इसमें मरे हैं बहुत सारे, या सिख को जान के भेजा होगा, जान के मारा, कि हम इसको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर लेते। हम इसी वाक़े को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बना के ये कहें कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने किया और अब उसके बाद हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, जैसे एग्जैक्ट पुलवामा वाला रिपीट। अगर पाकिस्तान जारहाना कार्रवाई नहीं करता,
उनके खिलाफ पानी बंद होने की वजह से या किसी G20 की वजह से, तो फिर फॉल्स फ्लैग का ऑप्शन तो हमेशा ही मौजूद है। आप फॉल्स फ्लैग करें, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएं, G20 मुल्कों को साथ मिलाएं, उनसे एक बयान दिलवाएं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। ये गेम प्लान है। और आज जो एक्सीडेंट हुआ है, या वो एक्सीडेंट है या वो फॉल्स फ्लैग है। एक्सीडेंट को प्रॉब्ली मुझे लगता है कि एक्सीडेंट है, क्योंकि पहले इन्होंने इसको एक्सीडेंट ही तस्लीम किया था। वो बाद में इनको आइडिया आया कि यार इसको तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट एक्ट फ्रॉम पाकिस्तानी मुजाहिदीन ग्रुप्स या मिलिटेंट ग्रुप्स, इनको ये कहते हैं। तो इन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया इंडियन मीडिया में कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी हुई है यहां पे और अब हमने इसका जवाब देना। और साथ साथ आप पूरी दुनिया में जो उनके एसोसिएटेड लिंक्स हैं इसराइलियों के, तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के अंदर, और इन्होंने दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है, वो सारा एक साथ शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, हमें इंतकाम लेना है, हमारे 5 सिपाही मार दिए और हम पे हमला करना है और हम जाएंगे। और मरे भी सिख हैं। अब ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जी देखें पाकिस्तानियों ने सिख मार दिए क्योंकि इनको खालिस्तान की तहरीक तंग कर रही है। इस तरह ये सिखों और पाकिस्तान के दरमियान भी फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद टूटे आपस में। तो एक ही तीर से ये कई शिकार इनको मिल जाएंगे। इनको वो रिक्वायर्ड फॉल्स फ्लैग मिल जाएगा जो इनको चाहिए था, इनको इंटरनेशनल कंडेमनेशन मिल जाएगी कि जी G20 ने और SCO ने पाकिस्तान को कंडेम कर दिया कि जी दहशतगर्दी बहुत बुरी है और पाकिस्तान से दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएंगे, FATF आ जाए। ये इतने सारे काम करके फिर ये इंतकाम लेने के नाम पर बालाकोट की तरह पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। इस दफा ये बालाकोट स्ट्राइक नहीं करेंगे कि आएंगे 2 कवे मार के चले जाएंगे, ऐसा कोई ड्रामा नहीं करना। इस दफा दे रियली मीन बिजनेस। पिछली दफा वो बहुत अचानक इन्होंने किया था कि छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या हमारे जहाज मारे जाएंगे। इन्होंने जो प्लानिंग की वो सब उलट गई। मगर अब की दफा दे आर प्लान, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इन्होंने बहुत तैयारी की है। दे गॉट वेरी वेल ट्रेन्ड आर्मी नाउ, दे गॉट बेटर इक्विपमेंट, दे गॉट मोर इक्विपमेंट। इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर। और अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को साथ मिलाकर और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे को साथ मिलाकर जंग करने के यही 3 एसेट्स होते हैं आपके पास कि आपने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, पहले परसेप्शन क्रिएट की कि जो मेरा दुश्मन है वही दहशतगर्द है, ताकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। और दूसरा फिर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए अलायंसेस बनाते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को शामिल किया क्वाड में, अमेरिकन ब्लॉक में, कि चाइना के खिलाफ हम आपके मगरबी ताकतों के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आप को, न्यूजीलैंड के साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने आप को जोड़ा। तो ये कि हम चाइना के खिलाफ महाज बना रहे हैं, चाइना के नाम पर ये असलाह लेते रहे लेकिन सारी डिप्लॉयमेंट उसकी करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ। सो अब ये एक ऐसी स्टेज पे आ गए कि अगले, जब तक के SCO की कॉन्फ्रेंस मई में हो रही है, मई के 15-20 तारीख को मेरे सिंघाई, वो जो G20 कॉन्फ्रेंस है श्रीनगर में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 2-3 वीक्स, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि एक मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया जाएगा, बिल्कुल पुलवामा की तरह। जैसे मुंबई हमलों के बाद, या आज तक मुंबई हमलों का नाम लेकर पाकिस्तान को दहशतगर्द करते रहते। अभी तक मकबूजा कश्मीर में किसी जिहादी ग्रुप ने या फ्रीडम फाइटर ग्रुप ने या किसी आज़ादी की तहरीक चलाने वाले फर्द ने क्लेम ही नहीं किया कि ये हमला हमने किया है। हमला है ही नहीं। एवरीबडी इज सरप्राइज्ड कि यार ये हुआ क्या है, हमने तो नहीं किया। क्योंकि जितने भी फ्रीडम फाइटर ग्रुप्स हैं किसी ने क्लेम नहीं किया। और जाहिर है हमारा सबसे राब्ता भी है और हमने सबसे पूछा भी यार तुम लोगों ने किया है, कहते नहीं हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं है किसने किया। और जाहिर है कि किया भी किसी नहीं है। खुद आप अगर ट्रक को भी देखें तो ट्रक तबाह नहीं हुआ है कहीं से, ना उसके शीशे टूटे हैं, ना उसको बाहर से गोलियां लगी, ना उसको बम लगा है। ट्रक के अंदर ही जहां पे लोग बैठते हैं सिर्फ वहीं पे आग लगी है। और जाहिर है वहीं पे कोई एक्सप्लोसिव था, वहीं पे कोई फास्फोरस था, वहीं पे कोई बारूद था, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है इंडियंस इस किस्म का ऑपरेशन करने में। समझौता एक्सप्रेस जो आया करती थी ट्रेन पाकिस्तान, आपको याद होगा कि उसके अंदर जो आग लगाई गई थी, दर्जनों पाकिस्तानी जल गए थे। उसका जो RDX था, जो बारूद था, वो इंडियन इंटेलिजेंस ने दिया था। कंफर्म हो गई थी बात, वो सारे RSS के हिंदू इन्वॉल्व थे उसके अंदर। उससे पहले वो जो गोधरा ट्रेन जलाई गई थी 92 में, जिसके बाद मुंबई, उसके बाद इन्होंने सारा ये मुसलमानों को कत्लेआम किया था इतना ज्यादा बाबरी मस्जिद के बाद, वो भी, और उसके बाद ये जो गुजरात के जो राइट्स हुए, वो सब भी फॉल्स फ्लैग थे। इनके ट्रेनों में खुद आग लगाई थी इन लोगों ने। ये स्पेशलिस्ट हैं इस काम को। पुलवामा तो कंफर्म कर दिया खुद इनके गवर्नर ने कि जी पुलवामा जो था वो तो खुद मोदी साहब ने करवाया था। जानबूझ के एनवायरनमेंट क्रिएट की थी, सारी सिक्योरिटी हटा ली गई थी। इतने दिन तक वो गाड़ी घूमती रही RDX और बॉम्ब ले कितने किलोग्राम लेके, किसी ने इसको चेक नहीं किया। और वहां जानबूझ के लाके, जबकि इनसे कहा भी इन्होंने कि थ्रेट के कोई परसेप्शन है, एयरक्राफ्ट दे दें, तो इन्होंने एयरक्राफ्ट के बजाय बस में भेजा उन ट्रुप्स को जिनको मरवाना था, और सारे मरवा दिए फिर। तो अब ये जो वाकया हुआ है ये अपरेंटली एक्सीडेंट है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये एक्सीडेंट है।
और उसके बाद इसको ये एक्सप्लॉइट करेंगे अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर कि यदि काम का है, हो गया है, बड़ा धमाका है, हमारे बंदे मर गए, इसके अंदर बहुत सारे जल गए, तो अब इसको इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दो। सो नाउ अब ये चैलेंज है पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, ISPR के लिए, ISI के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, कि आप इंडियन इंफॉर्मेशन वॉर का कैसे मुकाबला करते हैं। पहले तो आपने इसको डिनाई करना है, आपने इंडिया की सारी जो अटेम्प्ट है, उन्होंने जो केस बिल्ड किया है, आपने उसके बखिए उधेड़ने हैं, उसको तबाह करना है। दूसरा, आपने डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना है, G20 को रोकना है आपने हर हाल में, हर मुल्क से बात करें कि जी आप वहां जाके नहीं कॉन्फ्रेंस कर सकते। और एक्चुअली यहां पर फिर हमें थ्रेट करना पड़ेगा कि आप अगर वहां पे गए तो कश्मीर में, कश्मीर हमारी प्रॉपर्टी है, कश्मीर डिस्प्यूटेड है, आप उसको सैंक्शन नहीं कर सकते कि जी आप 20 मुल्क जाएं और सारा मकबूजा कश्मीर इंडिया के हवाले कर दें, अपनी स्टैंप लगा दें कि जी आइंदा से आपका हो गया, हमें कोई एतराज नहीं, हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहां पे आके। शंघाई कॉर्पोरेशन की इससे पहले हो रही है, पाकिस्तानी डेलीगेशन जा रहा है उसको अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो चाइनीज ग्रुप है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा मजबूरन। वो हमारे पास एक फोरम है कि जिसमें हम जाके सख्ती से बात करें, लेकिन हम भेज हिजड़ों को रहे हैं यहां से, तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। तो वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। वो हॉक्स है, ये जो है, ये तो आई नॉट इवन कॉल डव, इट विल बी एन इंसल्ट टू डव टू कॉल देम अ डव। सो वी आर कंप्लीटली आउटगन्ड है, डिप्लोमेटिकली वी आर आउटगन्ड। हमारे पास हथियार ही नहीं है डिप्लोमेटिक जंग लड़ने के लिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दे आर पावरफुल अगेन, और हमारे पास हमारी गवर्नमेंट, हमारे रिसोर्सेज, वी आर टोटली, पूरी रियासत इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन में फंसी हुई है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। मैं कम से कम 10-12 बड़े मीडिया ग्रुप्स के अंदर हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, और हजारों मैसेजेस डेली, जाहिर है उसमें वो पूरे पाकिस्तान के सारे मीडिया एनालिस्ट, एंकर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस उन ग्रुप्स के अंदर है। कोई एक फर्द भी इंडिया से उठने वाले थ्रेट्स की बात नहीं करता। कैन यू इमेजिन दिस? मैं धड़ाधड़ उन ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा होता हूं कि इंडिया की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ये है, प्रिपरेशन ये है, उन्होंने बयानात ये दिए हैं, और वो ये हमला कर रहे हैं, और ये फॉल्स फ्लैग हो गया, और ये प्रिपरेशन है, और ये जंगी तैयारियां। एक भी कमेंट पूरे पाकिस्तानी मीडिया या पॉलिटिशियंस की तरफ से नहीं आता, बल्कि मुझे ग्रुप से निकाल देते हैं लोग ये कहकर कि जी आप चूरन बेच रहे हैं, आप बिला वजह इलेक्शन रुकवाने के लिए हमारी तवज्जो भारत की जानिब कर रहे हैं कि भारत हमला करने वाला है। मतलब वही मैंने कहा ना कि कमीने आदमी की दुमनी निकली होती है, उसकी हरकतों से पता लगता है वो कमीना और बेवकूफ और जाहिल है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। ये हम आपको लेटेस्ट एनालिसिस कर दिया है, क्योंकि 12 घंटे में पिछले सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। उस ट्रक को आग लगने के बाद जिसमें 4-5 सिख सिपाही जल के मर गए और कुछ भारतीय और जख्मी हुए, और जो हवा तब्दील हुई है, मैंने कहा शुरू में हम उसको देख रहे थे तो उन्होंने कहा जी एक्सीडेंट है, तो हम बड़े गौर से देख रहे थे कि अभी तो एक्सीडेंट क्या है, थोड़ी देर में क्या होता है, और एकदम हवा तब्दील हुई, उन्होंने उसको पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी करार दे दिया, और अचानक ही पूरी दुनिया से फिर आवाजें उठना शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान पर हमला करो, और GHQ पे हमला करो, और पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर एंटरप्राइज है, वगैरह वगैरह, वो स्टैंडर्ड लफ्ज जो ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तानी नेशन। आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है? अगले 10-15 दिन इस टेम्पो को बिल्ड करेंगे SCO तक। SCO के बाद शंघाई है, उसके SCO के बाद वो G20 है, उस G20 को करेंगे। सो आई थिंक 15-20-25 डेज अगर इंडिया ये कैंपेन और प्रोपेगेंडा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट बिल्ड करने का टाइम है, और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी इनको। अगर ये हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं जैसे इन्होंने पुलवामा की कर दी थी, तो फिर इनको रिटेलिएट करना पड़ेगा, यानी रिटेलिएट नहीं बल्कि रिएक्ट करना पड़ेगा। हमने तो कुछ किया नहीं कि रिटेलिएट करे, वो उनको रिएक्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर। सो बी प्रिपेयर्ड नाउ जी, अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये तो तैयार है, कौम तैयार नहीं है। कौम सरप्राइज हो जाएगी एक्चुअली, क्योंकि सारी तवज्जो हमारी कौम, जैसे कहा ना, मीडिया की, सुप्रीम कोर्ट की, पॉलिटिशियंस की तवज्जो जो है वो इलेक्शंस, इससे ज़्यादा लेवल ही नहीं है इन लोगों का। दे कांट सी व्हाट्स हैपनिंग इन द रीजन। इन्होंने सींग फंसाए हुए हैं और दूर से भेड़िया आ रहे हैं इन्हें खाने के लिए, और इनको नहीं पता कि भेड़िया आ रहे हैं, इन्होंने सींग आपस में फंसाए हुए हैं। ये बदनसीब तो वैसे ही मारे जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। जो भी हालात बने, आपने पाक फौज के साथ खड़े होना है। मुश्किल वक्त आने वाला है, आज नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, किसी भी वक्त, एनी टाइम। हम एक्चुअली हम उस पीरियड में दाखिल हो चुके हैं। हमारा जो टाइमर है वो अब वो टिक 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 शुरू कर दिया है उसने, उल्टा काउंटर चल रहा है हमारा। किसी भी वक्त भारत दाखिल हो सकता है। मैंने कहा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। उनका इलेक्शन 2024 में, उनके इलेक्शन में 6-8 महीने, उससे तो लाजमन पहले वो आएंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है और जो इन्वायरमेंट बिल्ड कर रहे हैं, उससे लगता यही है कि 2-2.5 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, शायद उससे बहुत पहले। 2-2.5 महीने तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ।
हालात तब्दील हो जाएं, हम स्ट्रांग डिप्लोमेसी करें, हम चाइना से बात करें, हम कई जगहों से प्रेशर डलवा दें उनके ऊपर, वो और बात है। एज पर नाउ इंडिया की पूरी तैयारी है कि अगले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसको रोका जा सकता है, और अगर रोक दिया जाएगा फिर लोग कहेंगे जी आप तो ऐसे ही कहते रहते हैं कि इंडिया आने वाला है, वो तो आया नहीं। आया इसलिए नहीं कि हम उसको पहले से उसके प्लान्स आपको बता देते हैं, और फिर बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में जो काम शुरू कर देती हैं उस प्लान्स को खराब करने के लिए। जब प्लान खराब हो जाता है तो आप हमारे पीछे भागते हैं, कहते हैं जी आपने तो झूठ बोला था। हमने झूठ नहीं बोला था, इसको कहते हैं विसल ब्लोअर्स। दुश्मन का प्लान पहले बता दें आपको, ताकि जिन लोग पेट्रियट्स हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, वो उसको रोकने के लिए शुरू हो जाए अपना काम करना। आपको आज वार्निंग दे दी है, तैयारी पकड़ें। दुश्मन का प्लान ये है कि महीने के अंदर पाकिस्तान की जानिब आएगा, और ये आए बिस्मिल्लाह, हम तो 100 दफ़ा ग़ज़वा हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिज कमिंग। हमें थोड़ा सा ख्याल ये है कि हमारी कौम तैयार नहीं है, नुकसान ज़्यादा उठाएगी, वरना इस जंग का अंजाम तो हमें मालूम है। अल्लाह के फजल से। लब्बैक ग़ज़वा हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद।